नमस्कार, ताल ठोक के आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ रोहित सरदार और आज हम ये सवाल उठा रहे हैं कि अगर नोटबंदी पर जनता परेशान है तो नोटबंदी के बाद हुए 4 चुनाव में बीजेपी के पक्ष में मतदान क्यों हुआ। आज चंडीगढ़ नगर निगम के चुनाव के नतीजे आए और निगम की 26 में से 20 सीटें बीजेपी ने जीती। इसके पहले 4 लोकसभा सीटों और 10 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में बीजेपी ने अपनी सारी सीटें जीती। गुजरात में, महाराष्ट्र में और अब चंडीगढ़ में नगर निकाय के चुनाव में भी बीजेपी को कामयाबी मिल गई। हमारा सवाल यह है कि क्या 4 चुनाव में सामने आए नतीजों को नोटबंदी का लिटमस टेस्ट कहा जाना चाहिए या नहीं। चंडीगढ़ एक केंद्र शासित राज्य है, लोकसभा की वहां से सिर्फ 1 सीट आती है, नगर निगम में सिर्फ 26 सीटें हैं। लेकिन चंडीगढ़ का यह चुनाव इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि अगले साल की शुरुआत में पंजाब में चुनाव है और चंडीगढ़ में स्थानीय निकाय के नतीजे को पंजाब विधानसभा चुनाव के नतीजों से अलग करके देखा जाना चाहिए या नहीं, इस पर अब बहस है। अगले साल 7 राज्यों में चुनाव होंगे, इनमें से 3 में बीजेपी सरकार में है, 3 में कांग्रेस की सरकार है और 1 राज्य में समाजवादी पार्टी की सरकार है। सभी विरोधी दल इस वक्त नोटबंदी को अहम मुद्दा बना रहे और बीजेपी भी नोटबंदी को ही लगता है सबसे बड़ा मुद्दा मानती। ऐसे में हम ये पूछ रहे हैं कि क्या नोटबंदी के बाद सामने आ रहे चुनाव नतीजों को नोटबंदी पर जनमत मानना चाहिए या नहीं। ध्यान देने की बात यह है कि पंजाब में फरवरी-मार्च में चुनाव है। चंडीगढ़ नगर निगम चुनाव में कांग्रेस ने नोटबंदी को जोर शोर से मुद्दा भी बनाया, लेकिन चंडीगढ़ के नतीजे को कांग्रेस अब नोटबंदी पर जनता की राय मानने से मना कर रही है। हम इसलिए यह सवाल भी कर रहे हैं कि नगर निगम के चुनावी नतीजों को नोटबंदी पर मुहर माना जाए या नहीं। देश की जनता का क्या मूड है वो चंडीगढ़ की जनता ने दिखा दिया है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ है जनता और उन्होंने नोटबंदी के हक में है जनता, ये आज दिखा दिया, ये साबित हो गया है। हमारे चंडीगढ़ के लोगों ने नरेंद्र मोदी जी की हर स्कीम को एक्सेप्ट किया, उसका गले से लगाया और उसके लिए पॉजिटिव वोट दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद सारे चंडीगढ़ वासियों का। हर चुनाव जो डिमोनेटाइजेशन के फैसले के बाद हुआ, देश की जनता ने उस पर मोहर लगाने का काम किया। देश के अलग अलग हिस्सों में हुए ये 5 चुनाव ने विपक्ष को देश की जनता का मूड क्या है और राजनीति की दिशा क्या है वो अच्छे से समझाया है। पूर्व में गुजरात देखा, महाराष्ट्र देखा, अब इन रिजल्ट्स को देखने के बाद जो कहीं ना कहीं रेफरेंडम का विषय उठाना चाहते हैं उनको अब शांत हो जाना चाहिए। चंडीगढ़ एक छोटा सा शहर है, 10 लाख की वहां की पॉपुलेशन है, दिल्ली के 2 विधानसभा हलकों के बराबर है। कल बिल्कुल दुर्वर्तों पुलिस और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की हुई है, बड़े पैमाने पर गुंडागर्दी धक्का किया गया है। ताल ठोक के आज का पहला सवाल, नोटबंदी पर जनता परेशान है तो मोदी के लिए मतदान क्यों हो रहे हैं। दूसरा सवाल, क्या 4 चुनावों में जीत नोटबंदी का लिटमस टेस्ट है। तीसरा सवाल, क्या यह मान लिया जाए कि नगर निगम चुनावों ने नोटबंदी पर मुहर लगा दी। चौथा सवाल, क्या लगातार 4 जीत को नोटबंदी की पिच पर बीजेपी का चौका कहना ठीक है। और ताल ठोक के आज का 5वां सवाल, एटीएम में नोट नहीं है तो बीजेपी को वोट कैसे मिले। तो आपको बता दें कि आज ताल ठोक के हमारे साथ बात करने के लिए कौन कौन से खास मेहमान हैं। हमारे साथ मनजिंदर सिंह सिरसा होंगे जो कि प्रवक्ता हैं शिरोमणि अकाली दल के। हमारे साथ सुधांशु त्रिवेदी होंगे जो कि प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। हमारे साथ चरण सिंह सापरा हैं जो कि प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। और प्रोफेसर मोहम्मद खालिद हमारे साथ हैं जो पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, चंडीगढ़ स्टूडियो से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। स्वागत है आप चारों लोगों का। सबसे पहले प्रोफेसर मोहम्मद खालिद, मैं आप ही से शुरुआत करना चाहता हूँ। 2 चीज़ें हैं। एक, क्या किसी नगर निगम के चुनाव को उस राज्य में लहर मापने का यंत्र मान लें जिसमें 2 महीने बाद चुनाव होने की संभावना है, पहला। और दूसरा, क्या नोटबंदी पर देखो इस चुनाव के नतीजे को जी
रेफरेंडम मानना चाहिए या नहीं? देखो, दो चीज़ें आपने पूछी हैं। पहली चीज़ तो ये है कि जहाँ तक सवाल है नगर निगम का, चंडीगढ़ नगर निगम का चुनाव बहुत इम्पॉर्टेंट है इस इलाके के लिए, बल्कि नॉर्थ इंडिया के लिए, और इसका प्रभाव आने वाले दिनों में पंजाब के इलेक्शन पर थोड़ा बहुत ज़रूर दिखाई देगा, क्योंकि चंडीगढ़ के अंदर पंजाब के बहुत से लोग रहते हैं, हरियाणा के रहते हैं, यूपी के भी बहुत से लोग रहते हैं। तो जहाँ जहाँ पर चुनाव होगा वहाँ पर वहाँ के लोग जो यहाँ पे रहते हैं उन्होंने ये दिखा दिया है कि जहाँ तक नोटबंदी का सवाल है, बेशक लोग लाइनों में लगे हुए हैं, बेशक एटीएम्स में कैश पर्याप्त मात्रा में नहीं है, इसके बावजूद लोगों ने वोट जो है वो दी है बीजेपी को। दूसरी चीज़ ये है कि ना केवल वोट दी है बीजेपी को, बल्कि हर जगह से वोट आई है। चंडीगढ़ को अगर दो हिस्सों में बांटते हैं, नॉर्थ सेक्टर और सदर्न सेक्टर जहां पर ज़्यादा गांव झुग्गी क्लस्टर वगैरह है वहां से भी बीजेपी के प्रत्याशी जीते हैं, और नॉर्दर्न सेक्टर जो पॉश एरिया हैं वहां पर भी बीजेपी के प्रत्याशी जीते हैं। अगर 26 में से 20 सीटें ली हैं, इसका मतलब ये है कि नोटबंदी और ये जो लाइनें हैं एटीएम के ऊपर उनका कोई प्रभाव नहीं है, बल्कि उसके पक्ष में ये मतदान जो है वो जनता ने किया है। दूसरी चीज़ आपने कहा कि इसका प्रभाव क्या पड़ेगा। पंजाब का जो इलेक्शन है वो एक सेपरेट इलेक्शन है, इसका प्रभाव थोड़ा बहुत ज़रूर नज़र आएगा। ये देखने की बात है कि चंडीगढ़ में पिछले 5 साल या 4 साल कांग्रेस जो थी वो डोमिनेट कर रही है नगर निगम के चुनाव को और मेयर के इलेक्शन को। पंजाब में जो है बीजेपी अकाली दल की सरकार है पिछले 10 साल से, वहाँ पर किस तरह से वो एंटी इनकम्बेंसी को झेलते हैं और कांग्रेस किस तरह से उन पर अटैक करती है, ये सब चीज़ें देखने की बात है पंजाब में। लेकिन इतना ज़रूर है कि चंडीगढ़ की जनता ने ये ज़रूर बता दिया है कि नोटबंदी का कोई प्रभाव जो है वो नहीं है, बल्कि उसको पॉजिटिव वोट दी है, नोटबंदी के हक में वोट दी है जनता ने, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है सर। चरण सिंह सापरा, अगर जनता परेशान है तो बीजेपी के पक्ष में क्यों मतदान है? फिर तो विपक्ष में होना चाहिए था। नहीं, देखिए, चंडीगढ़ शहर जिसमें मात्र 10-11 लाख की आबादी है, उसको हम पूरे देश का रेफरेंडम 125 करोड़ जनता का रेफरेंडम है इस तरह से नहीं मान सकते हैं। और जब आपका ये अभी डिबेट चल रहा है तो उस समय कांग्रेस का जो प्रदेश के अध्यक्ष और सभी उम्मीदवार जो हैं वो सब इलेक्शन कमिश्नर के पास में वहाँ पर पहुँचे हैं, क्योंकि इसमें एक बड़ा सिस्टमेटिक और एक थोड़ा टेक्निकल ईवीएम मशीन्स का रिगिंग हुआ है। तो वो कंप्लेन लेकर के वहाँ पर पहुँचे हैं, जिसकी खबर अभी आपके चैनल पे 5-10 मिनट में भी आ सकती है। तो इसमें कई चीज़ें जो मुझे वहाँ के लोगों ने बताई है कि जैसे उम्मीदवार जिनका अभी काउंटिंग शुरू नहीं हुआ, 1 बजे काउंटिंग शुरू हुआ, लेकिन टीवी पर स्ट्रिप आ रही थी कि 11 बजे ही वो चुनाव जीत गए, और कितनी वोट से जीते। जैसे सुभाष चावला एक कांग्रेस के उम्मीदवार है, वो उनका 11 बजे डिक्लेयर टीवी पर हो गया कि 1100 वोट से ये चुनाव हार चुके हैं। उनकी काउंटिंग शुरू होती है 1 बजे, रिजल्ट आता है 2:15 बजे, और 2:15 बजे वो बिल्कुल 1100 वोट से हार रहे हैं। उसी तरह से जो बीजेपी के मेयर हैं सूद साहब, अभी जिनका आप इंटरव्यू भी दिखा रहे थे, सूद साहब की जीत की खबर 11 बजे टीवी की स्ट्रिप में आ गई थी, और शायद जी टीवी की स्ट्रिप में ही आ गई थी, लेकिन सूद साहब की काउंटिंग भी 1-1:15 बजे शुरू हुई, रिजल्ट 2 बजे आया है। तो इस तरह के जो वाकया हुए हैं। और दूसरी बात कि चुनाव के दौरान एक इलेक्शन ऑफिसर, इलेक्शन कमिश्नर जो हैं वो बदली होते हैं, यानी उनका एक टर्मिनेशन होता है राकेश मेहता जी का, क्योंकि वो रिटायर हो रहे हैं, और नॉमिनेशन तक वो हैं इलेक्शन कमिश्नर, और फिर श्रीवास्तव जी आते हैं कैंपेन के दौरान। तो अगर यूनियन टेरिटरी के अंडर में ये इलेक्शन हुआ है, यूनियन टेरिटरी के अंडर ये सारा पुलिस रहा है, और सारा तामझाम जो सरकारी तामझाम है यूनियन टेरिटरी के अंडर रहा है, और यूनियन टेरिटरी केंद्र सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार के अंडर में है, तो कहीं ना कहीं ये भी आशंका है कि इसमें पुलिस का भी रिगिंग हुआ है, इसमें ईवीएम मशीन्स को मैनेज किया गया है, और इसकी एक ऑफिशियल कंप्लेन इलेक्शन कमिश्नर के पास अभी दर्ज हो रही है। हमने बाजवा जी की बात सुनी है।
हमने बाजवा जी की बात बैलेट सुनी है। पेपर्स इस तरह हमने से ये प्रताप डिमांड सिंह हो बाजवा रहा की है बात सुनी है। और ये इसलिए डिमांड ये हो रहा लगातार है शिकायत क्योंकि कर रहे हैं इस दोपहर तरह से। के वाक्य सामने सर, आए मैं हैं। आपको 2-3 मैं चीजें केवल बता देता हूं। कांग्रेस के उम्मीदवारों की बात सर, नहीं मैं कर रहा हूं, आपको भारतीय 2-3 चीजें जनता बता पार्टी देता के हूं, सुन उम्मीदवार लीजिए। भी समय से पहले उनके रिजल्ट आपने सारी बातें रख ली सर, अब मैं आपको 2-3 चीजें बता देता हूं। मुझे नहीं पता आपको हर चैनल में जी न्यूज़ क्यों नजर आता है, लेकिन जी न्यूज़ ने खबर 1 बजे के बाद ही चलाई चुनाव के नतीजों की, पहली चीज। दूसरी चीज सर ये है, बहस नोटबंदी पर हो रही थी, आप उसको लेके चले गए कि चुनाव में धांधली हुई है, और यूनियन टेरिटरी में जब भी चुनाव होगा उसका मतलब वहां पे यूनियन की जो सरकार है, केंद्र की सरकार है, वो धांधली करा लेगी। इसका मतलब आप ये कह रहे हैं कि पिछले 50 सालों में यूनियन टेरिटरीज में आप लोग धांधलियां कराते रहे। उस चुनाव की और डिटेल में तीसरी बड़ी बात सर जो आप कह रहे हैं कि कि 10-11 लाख की आबादी वाले चंडीगढ़ को रेफरेंडम ना मानिए, सर ये बात आप तब क्यों नहीं कहते जब आप डीयू के चुनाव में जीत हासिल करते हैं, तो आप कहते हैं कि साहब ये तो मोदी पे रेफरेंडम है। सर, डीयू का चुनाव मोदी पे रेफरेंडम होता है सुधांशु त्रिवेदी, लेकिन चंडीगढ़ का नगर निगम का चुनाव मोदी की नोटबंदी पर रेफरेंडम नहीं होता। गुजरात का चुनाव मोदी की नोटबंदी पर रेफरेंडम नहीं होगा। महाराष्ट्र के निकाय का चुनाव मोदी की नोटबंदी पर रेफरेंडम नहीं होगा, पर दिल्ली यूनिवर्सिटी का चुनाव होगा। ये डबल स्टैंडर्ड क्यों है सर? शहरों में बीजेपी जीती है सर, ये डबल स्टैंडर्ड क्यों है? महाराष्ट्र के आखिरी पड़ाव का चुनाव आपको नतीजे पता होंगे, जिसमें कांग्रेस और बीजेपी में कोई अंतर नहीं है बहुत ज्यादा। सप्रा जी, मैं मना थोड़ी कर रहा हूं, मैं सिर्फ आपसे ये कह रहा हूं कि आप लोग डबल स्टैंडर्ड ना रखा कीजिए ना भाई। आप डीयू को रेफरेंडम मानते हैं, चंडीगढ़ को नहीं मानते, कहते हैं यहां तो केंद्र की सरकार वोट डलवा देती है अपनी मर्जी से। मुझे अगर आप बता रहे हैं कि मुझे आप अगर 10 सेकंड और दें, हर बार इस तरह के चुनाव आप लोग रिग करते रहे क्योंकि केंद्र में आपकी सरकारें नहीं। मुझे अगर आप 10 सेकंड और दें तो मैं सर ले लीजिए, फिर मैं सुधांशु से कमेंट ले लेता हूं। महाराष्ट्र की भी बात हुई है, प्लीज आप पूरा कर लें। आपकी होम टेरिटरी है महाराष्ट्र, इसलिए आपको वहां ज्यादा कंफर्ट आ रहा होगा, आप महाराष्ट्र पे भी बोल लें प्लीज। फिर मैं सुधांशु से कमेंट लेता हूं। कंफर्ट की बात नहीं है। देखिए, महाराष्ट्र के अंदर निश्चित रूप से बहुत बड़े तरीके से पैसा चला है, जो इनके खुद के प्रदेश के अध्यक्ष है सर, चंडीगढ़ में रिगिंग हो गई, वो महाराष्ट्र में पैसे चल गए, एटीएम में पैसे हैं नहीं तो जनता कहां से पैसे लेके वोट दे रही है? बोलने दीजिए ना, अब आप मुझे बोलने तो दीजिए। राव साहब दानवे की तो आप बोल ही रहे हैं कि चुनाव से एक दिन पहले, चुनाव के करने के अलावा कुछ कर नहीं रहे आपके घर में लक्ष्मी आएगी, उसको ना मत कहिएगा। ये राव साहब दानवे की स्टेटमेंट है, मेरी नहीं है। माधव जानकर जो इनके बीजेपी के मंत्री हैं, उन्होंने खुलेआम कलेक्टर को धमकाया कि कांग्रेस के कैंडिडेट का फॉर्म रिजेक्ट किया जाए। उनको इलेक्शन कमीशन का नोटिस गया है। राव साहब दानवे को भी इलेक्शन कमीशन का नोटिस गया है। उसी तरह से इनके एक एमएलए भाईंदर से, जिन्होंने एक्साइज कमिश्नर से 100 पेटियां विस्की की मांगी चुनाव में बांटने के लिए, उसके खिलाफ भी कंप्लेन इलेक्शन कमीशन में उनको नोटिस गया है। 2014 में आदरणीय नितिन गडकरी जी ने असेंबली के चुनाव में खुलेआम लक्ष्मी की बात की बात हो रही है ना, और फिर उनको भी 2014 में वो नोटिस गया था। 2014 में भी आप लोग चुनाव आयोग तो गए ये मैं होंगे जो सर। बातें कह रहा हूं, फिर सरकार अगर आप लोग सही थे और जीतने वाले गलत थे, बाकायदा नोटिस गए हैं इलेक्शन कमीशन के ये सभी बीजेपी के नेताओं को। देश की राष्ट्रीय पार्टी को आप नुमाइंदगी कर रहे हैं है सर। छोटे बच्चों की रिगिंग हुआ, आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं। मैंने 3 उदाहरण खाली बताए आपको। छोटे बच्चों की डिबेट थोड़ी हो रही है सर, ये आप क्या समझ रहे हैं? ये 6ठी क्लास के बच्चों का भाई साहब डिबेट कंपटीशन चल रहा है। अरे सर कैसी बात कर रहे हैं? राव साहब दानवे 6ठी क्लास का बच्चा नहीं है, बीजेपी का महाराष्ट्र का अध्यक्ष है। सप्रा जी, मेरे सवाल का जवाब वही का वही रह गया सर। 6ठी क्लास का बच्चा नहीं है, जा रहे हैं कि सब कुछ गलत हो रहा है सर महाराष्ट्र सरकार में सर। और तीसरा उदाहरण जो मैंने बताया है, वो एमएलए बीजेपी आप हार गए तो सब गलत है, आप जीत जाते तो सब सही होता है ना। आपकी 4 सीटें एक्स्ट्रा जाती तो सब मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये व्यक्त कर रहा हूं कि किस तरह से अलग अलग राज्य के अंदर निगम के चुनाव के अंदर सारे राज्यों में गड़बड़ी हो रही है सर, सारे अलग अलग तरीके से चुनाव में पैसा भी लगा है या रिगिंग हुई है, तभी ठीक होता है सर। बात रख रहा हूं, सारे राज्यों में गड़बड़ हो रही है, मैं मान लेता हूं आपके कहने के मुताबिक। उसका काउंटर रोहित जी आप क्यों कर रहे हैं? सर मेरा सवाल ये है ना करना चाहिए, 2014 से चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं रहा, आप मत निभाइए ना, ठीक है ना सर। 2014 से चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं रहा, मान लूं मैं। 2014 के बाद चुनाव आयोग ने आंख बंद कर ली और बीजेपी को कह दिया जो करना कर लो, मान लूं ऐसा? नहीं, देखिए मैं पूरे चुनाव आयोग की बात नहीं कर रहा हूं, मैं राज्य के जो इनके इलेक्शन के ऑफिसर्स हैं। एक बात समझिए मेरी, ठीक है सर। आप इस बात को कहां ले जा रहे हैं? सर अब आप नाम भी लिख के ले आइए कि इस अफसर के खिलाफ हमारी शिकायत है, जैसे चंडीगढ़ के नाम वो बीच में क्यों बदली हुए? सप्रा जी, राकेश मेहता के अफसरों के नाम लिख के लाए हैं सर, बाकी सारे राज्यों के अफसरों के भी नाम लिख के लाइए। ये भ्रष्ट है, इनको चुनाव आयोग ने जानबूझ के तैनात किया था। सुधांशु त्रिवेदी, अब मैं आपके पास आ रहा हूं।
सपना जी हो गया, प्लीज सपना जी हो गया, हो गया सर, 10 मिनट हो गया आपको बोलते हुए सर, ये विषय ही नहीं आता। सपना जी 10 मिनट हो गया आपको, कांग्रेस को डिफेंस का मौका ही नहीं मिलता। अगर सर अब भी आप डिफेंस नहीं कर पा रहे तो ये आपका फेलियर है सर। 10 मिनट से आप बोल रहे हैं, अब भी आप कह रहे हैं कांग्रेस को डिफेंस का मौका नहीं मिलता, तो सर रिवाइंड करके टीवी दोबारा देख लीजिएगा, घर में बच्चों को बोलिए घड़ी लेके बैठा करेंगे, वो आपको बताएंगे कितनी देर आप बोलते हैं और उसमें कितनी देर आप काम की बात कर पाए और कितनी देर में डिफेंड नहीं कर पाए। प्लीज छठी क्लास बहुत हो गया सर। सुधांशु त्रिवेदी, अब मेरा सवाल यह है सर कि अगर डीयू का पोल रिजल्ट किसी सरकार के केंद्र की कामकाज का रेफरेंडम हो सकता है, अगर जेएनयू का पोल रिजल्ट किसी सरकार के केंद्र की कामकाज का रेफरेंडम हो सकता है, तो गुजरात का निकाय, महाराष्ट्र का निकाय, चंडीगढ़ का निकाय, ये क्यों नहीं होंगे रेफरेंडम? बिल्कुल रोहित जी, आपने सही कहा। और सिर्फ गुजरात, महाराष्ट्र और चंडीगढ़ के निकाय चुनाव ही नहीं, इसके बाद जितने भी लोकसभा और विधानसभा के उपचुनाव हुए, चाहे मध्य प्रदेश में या असम में, सभी में भारतीय जनता पार्टी को अपेक्षा से अधिक सफलता प्राप्त हुई है। और जो कुछ मैं यहां देख रहा हूं, यह दुखद है और दुर्भाग्यपूर्ण है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था की स्वस्थ परंपराओं के अनुरूप किसी भी पराजय को ईमानदारी से स्वीकार करने की बजाय आज यह स्थिति हो गई कि अभी आपने देखा कि संसद में उन्होंने लोकतांत्रिक परंपरा और व्यवस्था का सम्मान नहीं रखा और अब चुनाव की प्रक्रिया के ऊपर प्रश्न चिन्ह। तो ये ध्यान रखना चाहिए कांग्रेस पार्टी को कि जिस क्षण चुनाव की अधिसूचना जारी हो जाती है तो समस्त अधिकारी चुनाव आयोग के दिशा निर्देश के अंतर्गत आ जाते हैं। एक उदाहरण है, जब चुनाव आयोग ने डीजीपी हटाइए, हटाया गया, चीफ सेक्रेटरी हटाइए, हटाया गया, फला जगह डीएम बनाइए, बनाया गया। तो यह बात बहुत स्पष्ट है। तो अगर अब आप कुछ ऐसा कह रहे हैं तो मैं कहना चाहूंगा ये बहुत गंभीर और दुर्भाग्यपूर्ण है। इसका अर्थ हुआ कि चुनाव आयोग की निष्ठा, चुनाव आयोग की निष्पक्षता और क्षमता के ऊपर आप प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। मेरे विचार से कहीं ना कहीं आप उस बात को सिद्ध कर रहे हैं जो मोदी जी ने कहा था कि कांग्रेस पार्टी के लिए दल बड़ा होता है देश में। और जहां तक चुनाव में पैसे की बात है तो मोदी जी ने ही इंदिरा जी के बारे में बता दिया था, जो आपकी सरकार के ही एक वरिष्ठ अधिकारी ने अपनी पुस्तक में लिखा था कि भाई नोटबंदी इसलिए नहीं होगी, उसमें चुनाव कैसे लड़ेंगे। तो इसलिए मेरा ये मानना है कि कांग्रेस का द्वारा ये कहा जाना ये बहुत आलोचना योग्य है। हम इसकी भर्त्सना करते हैं और ईमानदारी से उन्हें स्वीकार करना चाहिए कि देश के उत्तर, दक्षिण में, पश्चिम में और पूर्व में, आसाम तक में सब जगह से चुनाव परिणाम भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आ रहे हैं। तो भारत सरकार के इस निर्णय की आलोचना करना अब उन्हें कम से कम बंद करके ईमानदारी से आत्मावलोकन करना चाहिए। ठीक है सर, अब मेरा सवाल मनजिंदर सिंह सिरसा ये है कि हर चुनाव अलग होता है अपने आप में, वो चाहे डीयू का चुनाव हो, चाहे पीयू का चुनाव हो, चाहे नगर निगम का चुनाव हो, चाहे पंजाब का होने वाला चुनाव हो, हर चुनाव अपने आप में एक अलग चुनाव होता है। यह बात क्या कांग्रेस को समझ में नहीं आ रही, या वो इसलिए चिंता में घुले जा रहे हैं कि कहीं वाकई नगर निगम जैसा नहीं हो जाए पंजाब का चुनाव भी, ये जानते हुए कि 10 साल के एंटी इनकम्बेंसी का जवाब भी आप लोगों को देना पड़ेगा अभी? देखिए सुमित जी, हमारा पंजाब का चुनाव बिल्कुल निश्चित तौर पर एक अलग किस्म का चुनाव रहेगा। एंटी इनकम्बेंसी का मतलब हो जाता है कि जब आप सरकार में हो और आपने काम ना किया हो। पिछले 5 सालों में भी हमें यही कहा जाता था कि बहुत एंटी इनकम्बेंसी है और कांग्रेस 80 सीटें जीतेगी। यहाँ तक कि कांग्रेस के लीडरों ने अपने घर पर टेंट भी लगवा लिए थे, ढोल वाले भी, मिठाई वाले भी बुला लिए थे। वो अलग विषय है कि बाद में वो ढोल और मिठाई हमारे काम आई। इसी तरह इन 5 सालों में भी अगर आप बात करें तो डेवलपमेंट के नाम पर हम वोट मांग रहे हैं। आप हैरान होंगे कि इन 5 साल के चुनाव, 5 साल के दौरान कांग्रेस ने एक बार भी हम पे हमला डेवलपमेंट के नाम पर नहीं किया। हर तरीके का हमला हम पर किया, लेकिन डेवलपमेंट की बात नहीं की, क्योंकि उनको पता है वो डेवलपमेंट पर खड़े नहीं उतर पा रहे। अब सोने पर सुहागा हुआ जब बीजेपी ने ये नोटबंदी का काम किया, डिमोनेटाइजेशन जो एक बहुत बड़े पहल की बीजेपी ने। लोगों को लग रहा था कि शायद अगर कांग्रेस हल्ला मचा रही है, टीएमसी के साथ जुड़ गई है, या कुछ ऐसे लोग जिनका कोई अस्तित्व नहीं था वो चीख चला रहे थे, तो शायद लोगों में अपनी बात कह पाएंगे। लेकिन सच्चाई ये है, कांग्रेस के भ्रष्ट सरकार, पिछले 10 सालों के भ्रष्ट सरकार से ही लोग परेशान थे। और नोटबंदी का जब ये फैसला आया और कांग्रेस ने उसका समर्थन किया, फैसले के समर्थन की बजाय उसका विरोध किया और नोटबंदी की खिलाफत में खड़ी दिखाई दी कांग्रेस, तो लोगों को ये समझ में आ गया, जग जाहिर हो गया कि कांग्रेस की नीतियां गरीब आदमी के विरोध में है, विपक्ष में है। कांग्रेस के लोग गरीब के साथ नहीं हैं, वो चाहते भी नहीं कि गरीब का जो है विकास हो सके। यही कारण रहा।
अब जब ये चुनाव आए कॉर्पोरेशन के, आप ये 10 लाख लोगों का मैंडेट है, ये छोटा नहीं है। आप देखिए एक टीवी चैनल पर, आप भी टीवी चैनल चलाते हैं, शायद 2000 लोगों का या 6000 लोगों का सैंपल सर्वे को बहुत बड़ा माना जाता है। अगर 20000 लोगों का सैंपल सर्वे हो तो उसका बहुत बड़ा साइज मान लिया जाता है। लेकिन अगर 10 लाख लोगों का ये सैंपल साइज है, मैं समझता नहीं कि इससे बड़ा सैंपल साइज कोई भी आपके सामने आ सके। तो इस बात में निश्चित है बीजेपी की जो जीत हुई है वो हमारे लिए एक बहुत बड़ी वरदान के रूप में है। बीजेपी का जो नोटबंदी का फैसला था, हम बार बार ये लोगों को बताने की कोशिश कर रहे थे कि जो आम आदमी है वो ये मान चुका है अगर उसकी किस्मत बदलने वाली है तो मोदी जी के इस फैसले से। लेकिन जो विपक्षी हैं, विपक्ष के लोग थे, उनका एक ही मकसद था, लोगों को इंस्टिगेट करो, उनको गलत रास्ते में डालने की कोशिश करो। मैं धन्यवाद करता हूं, आपको लगता मैं है? देश की जनता का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने अपना नहीं, अपने भविष्य बच्चों का सोचा है। आज हमें शायद लाइन में खड़ा होना पड़ा हो, लेकिन हमारे बच्चों को लाइन में नहीं खड़ा होना पड़ेगा। यह भविष्य जो है हमारे सामने आ रहा है। आपको लगता है कि जब फरवरी में पंजाब का चुनाव होगा उसका नतीजा ऐसे ही होगा, डिमोनेटाइजेशन आपको जिता देगी? देखिए, मैं अवस्थी जी आपको कहूंगा तो शायद मैं जरूर कहूंगा कि अवस्थी जी IBN 7 पे आप अभी जी न्यूज़ पर हैं सर, मैं रोहित हूं। हम बार बार ये कह रहे थे, हम दिखते एक से हैं, थोड़ा कंफ्यूजन हो गया शायद आपको। नहीं सुमित जी, मेरे मुंह से गलत निकलेगा। मेरा बात बोलिए आप बोलिए अपनी बात। मैं माफी चाहूंगा रोहित जी, मैं माफी चाहूंगा। मेरा कहना ये था, ये आपके लिए मैं समझता हूं कि बहुत ऐतिहासिक बात होगी, शायद आपको भी रिकॉर्ड करके रखना चाहिए। हम ये मानकर चलते थे आज से पहले कि हमें 60-65 सीटें आएंगी। ये सब लोग जानते हैं, कांग्रेस के लीडर भी जानते हैं कि कांग्रेस पंजाब में कहीं खड़ी नहीं हो पा रही। आम आदमी पार्टी का जिस तरह से ग्राफ गिरा, इसके बारे में भी आपको बेहतर जानकारी है। लेकिन अब का जो आज का रिजल्ट है ये बताता है कि लोगों ने एन ब्लॉक वोट डालनी है। तो अगर हमें 80 सीटें भी आए तो मुझे इसमें कोई बहुत आश्चर्य वाली बात नहीं होगी। सरकार पंजाब में अकाली दल की रिपीट होगी तो सभी जानते हैं, टीवी चैनल वाले भी मानेंगे और न्यूज़पेपर वाले भी मानते हैं और लोग भी मानने लगे हैं। लेकिन 80-85 सीटें आएंगी तो मुझे इसमें भी कोई आश्चर्य नहीं होगा। आप देखेंगे तीसरी बार अकाली दल की सरकार बनेगी और 1-2 फैसले बड़े होंगे। यह सरकार 2 बहुत बड़े फैसले लाएगा। ये चुनाव मैं 1 सेकंड और लूंगा आपका, बहुत बड़ा फैसला लाएगा। एक, कांग्रेस का हालात ये बन जाएगी जिस तरह यूपी बिहार के अंदर कांग्रेस खत्म हो गई है परमानेंटली, पंजाब के अंदर कांग्रेस समाप्त हो जाएगी। और एक तीसरा विकल्प के रूप में जो अरविंद केजरीवाल जी अब तक चलाते आ रहे थे, उनका सियासी भविष्य 0 हो जाएगा, खत्म हो जाएगा आने वाले समय के लिए। यह भी पंजाब की सियासत तय करेगी और पंजाब के लोग इस पे भी तय करके मोहर लगाएंगे। चलिए, आप बड़ा स्टेटमेंट दे रहे हैं, आप कह रहे थे रिकॉर्ड करके रखना, इसको रिकॉर्ड करके जरूर रखेंगे ताकि जिस दिन रिजल्ट आए उस दिन इस इशू पे फिर से हम बात कर सकें। लेकिन मोहम्मद खालिद साहब, मैं फिर से कह दूं हाँ। आप ये मेरा जरूर बात याद कहेंगे और कहेंगे कि टीवी पे उस दिन उनके स्पोक्समैन ने ये कहा था कि 80 से 85 सीटें आएंगी तो हमें हैरानगी नहीं होगी। पक्का सर, हम रिकॉर्ड रख रहे हैं इसको, पक्का रिकॉर्ड। जमीन पे आ जाइए, जमीन पे बोलिए सप्रा जी, बोलिए। थैंक यू रोहित जी। बोलिए सप्रा जी, बोल लीजिए। अब कनेक्शन कट गया आपका। और तो जमीन पे तो कांग्रेस है, ये बेचारी नीचे आई हुई है। सभी लोगों को जमीन पे आने की क्या जरूरत है? राहुल जी और आपकी कांग्रेस जमीन पे ही तो है आप लोग। अरे सिरसा साहब सुन लीजिए भाई, सिरसा साहब, अगर आप इस चंडीगढ़ के नतीजे को रेफरेंडम मानते हैं, सुन रहे हैं, हम तो कह रहे हैं कि आप जमीन पे आप तो हैं, तो आपको भारतीय राहुल जी और आपकी कांग्रेस जमीन पर ही तो है, में देनी पड़ेगी। सुनो, आपको इस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा सीटें हमारा आपकी फैसला, आपको चिंता क्यों हो रही है? आप तो हार रहे हैं, हारने वाले को इस बात की क्या चिंता? आप भूल जाइए कांग्रेस जाती, और ये आप कांग्रेस की इस बात की क्यों चिंता है? हमारी जातियों को आप हार ही रहे हैं, जनता फिर से मैं तो कहता हूं आप तो हार ही रहे हैं। जिस तरह से आपको क्या लेना है इस बात? पंजाब में पूरा भट्ठा बहा दिया है, कोई डेवलपमेंट वहां पर नहीं है, किसान के कर्जे आप आज तक माफ नहीं करा सके हो, नोटबंदी में अगर बैंकों में झगड़े हो रहे तो सबसे ज्यादा पंजाब में हो रहे। अगर बैंक के मैनेजरों को मारा जा रहा है तो वो पंजाब में मारा जा रहा है। हिमाचल में आपने कर्जे माफ कर दिए किसानों के। मोदी की नोट, मैं जनाब सपड़ा साहब, हिमाचल में तो आपने कर्जे माफ कर दिए किसानों के, महाराष्ट्र में आपने कर दिए थे ना किसानों के कर्जे माफ। साधारण जनता कांग्रेस के झूठ को दुनिया जान चुकी है। पुलिस के कांग्रेस केवल और केवल झूठ बोलना जानती है और झूठ इतना बड़ा बोलती है, कैप्टन को बिठा उससे बड़ा मामला है। और इससे बड़ी, जिस चिट्टे ने आपको पूरा काला कर दिया,
सिरसा साहब, जिस चिट्टे ने आपको पूरा अकाली दल को काला कर दिया, आपके महाराष्ट्र में हो सकता है, आपके राहुल जी को पता नहीं चलता वो क्या बोलते थे, उनके आगे कागज तो रखा था कि 70% पूरे दशक की नस्ल खराब हो गई है पंजाब की, आपके राहुल जो जवानों को नुकसान हुआ है, जो परिवारों के बच्चे मर गए हैं, वो चिट्टा क्या आपको छोड़ देगा? आप अच्छा बोलते हैं, काले अच्छी बात पैसे को करते तो हैं चिट्टा कर सकते पर राहुल जी आपके पल्ले पड़े हुए, राहुल जी को पता नहीं चलता क्या बोल जाते हैं। अरे अकाली दल के सिर से ये चिट्टे का दाग तो जिंदगी भर नहीं जाने वाला। 10 साल में आपने और क्या किया? आपने नस्ल को मिटा दिया है और भारतीय जनता पार्टी आपकी साथी है। जब वहां पर पठानकोट में भी अटैक होता है, इनकी हताशा ये दिखाई देती है, आप भारतीय जनता पार्टी के ऊपर डालते हो कि केंद्र की सरकार रोहित जी जरूर चाहूंगा एक दिन इनको डिबेट पे बुलाएं और को कहें कैप्टन साहब से पूछ के आए, उन्होंने एक नेक काम किया 5 सालों में, एक भी नेक काम किया डाल देते हो। सप्रा जी, आप इतना फड़फड़ा क्यों रहे हैं? अपनी हार को देख के इतना थोड़ा सा रुक जाइए सर, अब थोड़ा सा रुक जाइए, थोड़ा रुक जाइए सप्रा जी, थोड़ा रुक जाइए सप्रा जी, चिट्टे का नशा सप्रा जी, सप्रा जी, सप्रा जी, सप्रा जी, सप्रा जी, नशा चढ़ा, सप्रा जी, समझ में नहीं आ रहा कि पंजाब में जमीन पर सप्रा जी, एक छोटी सी रिक्वेस्ट कर रहा हूं सप्रा जी, सप्रा जी, खाली हवा में मत सप्रा जी, सप्रा जी, ठीक है आप अच्छे पॉलिटिशियन होंगे, बहुत अच्छी बात है सर, लेकिन टीवी पे अच्छे पैनलिस्ट होने के लिए क्या करना चाहिए सर? जब ये प्रोग्राम खत्म होता है सर, यूट्यूब पे आ जाता है लिंक, बैठ के देखिएगा जरूर सर। पता नहीं आपकी पार्टी एनालाइज करती है कि नहीं, लेकिन आपको खुद जरूर करना चाहिए। बेहतरी के लिए बता रहा हूं सर, क्योंकि टीवी का अनुभव मेरा मुझे लगता है आपसे थोड़ा ज्यादा है। एक छोटा सा ब्रेक लेके वापस आ रहा हूं, बाकी दोनों पैनलिस्ट से माफी चाहते हुए कि उनसे एक कमेंट और लेना चाहता था लेकिन ले नहीं पा रहे, ब्रेक की मजबूरी। छोटा सा ब्रेक लेके वापस आ रहे हैं, फिर ये सवाल पूछेंगे चरण सिंह छापरा से कि चंडीगढ़ में आप कह रहे हैं रिगिंग हुई, चंडीगढ़ में आप कह रहे हैं कि केंद्र शासित प्रदेश है इसलिए केंद्र की सरकार ने अपनी मर्जी से वोट करवा लिया। ये शिकायत का निपटारा तो चुनाव आयोग करेगा, लेकिन चुनाव का मुद्दा क्या था? क्या डिमोनेटाइजेशन मुद्दा था या नहीं था? और अगर लोगों ने डिमोनेटाइजेशन मुद्दा होने के बावजूद वोट डाला तो उसे रेफरेंडम क्यों ना माना?